आप सबका दिल से स्वागत है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में जो हुआ था, जिसने किया था, जनरल डायर के बारे में सबको पता है, बट रतन देवी के बारे में बहुत कम लोग को पता है। माइकल ओ डायर के बारे में बहुत कम लोग को पता है। जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में किया, उसके पीछे बैकअप उसे किसने दिया था, मास्टरमाइंड पीछे का कौन था, वो भी बहुत कम लोगों को पता होगा। उसके बाद मार्शल लॉ क्या है, जो अप्रैल 15, 1919 को लागू किया गया 13 अप्रैल के एक दिन के बाद, वो भी क्यों। मार्च 18, 1919 को रॉलेट एक्ट पास होता है। उस एक्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतने गलत कानून बनाए, हम इंडियंस के लिए सुनकर डेफिनेटली यू विल गेट शॉक। बस ये एक्ट पास होता है, उसके बाद जो चीज़ें होती है। तो ये जो पूरी कहानी है आपने सुनी होगी, केसरी 2 फिल्म आ रही है, उसमें भी आप देखोगे, बट हो सकता है कहाँ ना कहाँ आप कुछ मिस कर दो। मतलब ये जो 13 अप्रैल को हुआ था, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी मैंने। पढ़ते वक्त भी बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आई। जो चीज़ें जनरल डायर ने की हम इंडियंस के साथ, इनोसेंट लोगों के साथ, मुझे लगा कि इसके ऊपर हर एक चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए। आप लाइक नहीं करोगे कोई बात नहीं, बट आज की कहानी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था, उसके पीछे की कहानी, उसके आगे की कहानी, वो कैसे मरा वो भी मैं आपको बताऊंगा। माइकल कैसे मरा वो भी बताऊंगा। आज की कहानी आप इतने भी मिस मत करना। हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं और मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जस्ट नवंबर 1918 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और साल आता है 1919। इंडियंस मतलब हमें लगता था उस वक्त कि हमें ज़्यादा राइट्स मिलेंगे, ज़्यादा फ्रीडम मिलेंगे, बट ब्रिटिश लोग का दिमाग उस वक्त अलग ही चल रहा था। ब्रिटिश ने एक अनफेयर लॉ पास किया, रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से ब्रिटिश कोई भी इंडियन को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट। उनके पास ये भी पावर है कि बिना कोई मुकदमे के लोगों को 2 साल तक जेल में रख सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये सब पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया को टाइट करने के लिए। इससे हमारी जो जनता थी वो भड़क गई। इवन महात्मा गांधी सर ने भी इसका अपोज किया रॉलेट एक्ट का। उस वक्त 2 हमारे बड़े लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल। अप्रैल 10, 1919 को उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुताबिक उन्हें नहीं चाहिए था कि ये 2 जन ने मिलके अगर बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया तो ब्रिटिश सरकार खतरे में आ सकती है। यहाँ पर वो लोग अरेस्ट होते हैं, वहाँ पर पब्लिक रास्ते पर उतर जाती है, प्रोटेस्ट करती है कि हमारे 2 लीडर को छोड़ दो। अब आता है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग में सिविलियंस, नॉर्मल पब्लिक बैसाखी बनाने आई थी। बाजू में मंदिर था, वहाँ पर लोग दर्शन करने आए थे, बट जब लोगों को पता चला कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने वाले, तो वहाँ से भी लोग आ गए जलियांवाला बाग में। नॉर्मल वो लोग को सेलिब्रेट करना था यार बैसाखी, और वहाँ पर शांति से बैठक होने वाली थी, लोग बातचीत कर रहे थे, कोई ऐसे हंगामा नहीं चल रहा था। बातचीत 2 लीडर्स को रिलीज करने के लिए और रॉलेट एक्ट के लिए। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है माइकल डायर और जनरल डायर को। माइकल ओ डायर वो कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, ब्रिटिश इंडिया। जनरल डायर कौन था, तो ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर था। उसका पूरा नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। अब माइकल डायर था मास्टरमाइंड। उसने क्या किया, जनरल डायर को बैकिंग दी। जनरल डायर अपने आदमियों के साथ पहुंच गया जलियांवाला बाग। वहाँ पर पब्लिक, जैसे मैंने कहा, ऐसे ही नॉर्मली आई थी बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, और एक शांत प्रोटेस्ट। हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, बातें कर रहे। ये ऐसा था, ये ऐसा नहीं था कि हम हंगामा करे थे, ऐसा किसका कोई इंटेंशन ही नहीं था। हर कोई आया था, बात कर रहा था। वुमन, चिल्ड्रन, जेंट्स, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, वो सब चीज़ें चल रही है। पीछे से एंट्री होती है जनरल डायर की। वो अपने आदमियों को पोजीशन लेने कहता है। बिना वार्निंग, बिना चेतावनी के डायरेक्ट गोली चलाने का ऑर्डर दिया। उसके बाद एक एक करके सब लोग को मारते जाता है। थोड़े लोग थे वो दीवार के ऊपर चढ़ने की ट्राई करते, तो वहाँ पर शूट करते।
वेल रहता है कुआं, थोड़े लोग उसके अंदर जंप मारते हैं तो वहाँ पर जाकर गोली मारते हैं। वो लोग ना छोटे बच्चों को देख रहे हैं, ना लेडीज़ को देख रहे हैं, ना जेंट्स को देख रहे हैं, बस गोलियां चालू है और मारते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। मतलब इंसानियत तभी नहीं थी, बस हमें मारना है। अरे तुम भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो और वो सामने वाले भी इंसान है जिसको तुम मार रहे हो। दोनों के पास 2 हाथ है, पैर है और तुम उन्हें मार रहे हो। मतलब क्रूएलिटी होती है एकदम, उसकी लिमिट क्रॉस कर दी। ठीक है ना। ये सब चीज़ें जब मैंने पढ़ी मुझे लगा कि नहीं यार, इस पर तो मुझे आई हैव टू मेक इस पे स्टोरी बनाना चाहिए। वहाँ पर हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, वो जान बचा रहा है और ये लोग को जैसे दिख रहा है, मतलब जनरल डायर के आदमी लोगों को, कि ये तो यहाँ से भाग रहा है। ये तो एग्जिट भी बंद कर दी थी, बट फिर भी लोग ट्राई कर रहे थे दीवार कूदने की। तो कोई ऐसी जगह रहती थी जहाँ पर कोई छिप रहा है, तो ये लोग जगह जगह से निकाल कर हर वो जगह पर गोली मार रहे थे जहाँ पर लोग मरते जाए। अब ये लोग कब रुके? जब गोलियाँ ख़त्म हो गई, उसके बाद ये लोग चले गए। रतन देवी करके एक लेडी थी जिसका हस्बैंड था जलियांवाला बाग के अंदर। वो गई रात में अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए, तो उसे वहाँ पर सिर्फ खून, लाशें, खून, लाशें, यही सब देखने में, छोटे छोटे बच्चे लोग की लाशें, ठीक है ना, ये सब देखा उन्होंने। अब वो अपने पति को ढूंढ रही थी, तो उसे उसका पति मिलता है, बट वो भी मर चुका था। वो उसका सर हाथ में लेती है और इंटरनेट पर मुझे पता चला कि एक छोटा लड़का था और वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने रतन देवी से कहा, आप मुझे प्लीज़ छोड़ के मत जाना, आप मुझे प्लीज़ छोड़ के मत जाना। बस ये बोलते बोलते उसकी आखिरी सांसें निकली। उस वक्त रतन देवी के ऊपर क्या बीती होगी, इतनी सारी लाशें देखी, अपने पति की लाशें देखी और उसके ही सामने छोटा बच्चा मर गया। वो भीड़ में एक और चाइल्ड था, एक और बच्चा था 12 साल का, सर उधम सिंह। उसने उस दिन कसम खाई थी, मैं बदला लूँगा सबका। अप्रैल 13 को ये इंसिडेंट होता है। अप्रैल 15 को मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री टू कंप्लीट कंट्रोल। नॉर्मल लॉ को सस्पेंड कर लिया गया। पंजाब के जो लोग थे उन्हें सिवियर पनिशमेंट और उनके लिए हार्श रूल बनाए गए। इंडियन मैन को फोर्स किया जाता था टू क्रॉल ऑन देयर स्टमक। थोड़ी ऐसी स्ट्रीट्स थी, थोड़े ऐसे एरिया थे उस एरिया के अंदर एज पनिशमेंट पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं थी। कर्फ्यूज, लोगों को अरेस्ट किया जाता था, जनता पर हाथ उठाया जाता था। अब 13 अप्रैल को जो जनरल डायर ने किया था वो बात हर जगह फैल जाती है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्वायरी बिठाती है हंटर कमीशन के थ्रू। अब ये हंटर कमीशन क्या है? हंटर कमीशन एक कमेटी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटअप की थी जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब उसमें जनरल डायर को ना जेल होती है ना कोर्ट मार्शल होता है, सिर्फ उन्हें फोर्स किया जाता है अर्ली रिटायरमेंट के लिए। तो ये तो मतलब कोई सज़ा नहीं हुई, बट लेकिन अब जो जनरल डायर था उसने बहुत गलत तो किया था, तो उसके साथ बुरा तो होना ही था। उस 13 अप्रैल के इंसिडेंट के बाद उसकी हेल्थ खराब होने लगी, मरने से पहले पैरालाइज भी था। जनरल डायर मरता है 23 जुलाई 1927। वो मरा हेमरेज स्ट्रोक से। आज की तारीख में भी बहुत लोग कंफ्यूज है, लोगों को लगता है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा, बट ऐसा नहीं है। जनरल डायर खुद की मौत मरा उसके कर्मा से। उधम सिंह सर ने मारा था, मैं बताता हूँ उसकी कहानी आपको। ये सब जो चीज़ें हुई थी, जनरल डायर ने ये सब किया था, उसने किया था, बट पीछे से बैकअप था माइकल ओडायर का। अब सर उधम सिंह थे, उन्होंने 21 ईयर्स वेट किया अपने रिवेंज का। जनरल डायर तो मर चुका था, उन्हें मारना था माइकल डायर को, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में सर उधम सिंह को चांस मिल जाता है। उधम सिंह एक पब्लिक इवेंट अटेंड करते हैं जहां पर माइकल ओडायर स्पीच दे रहे थे। उनकी स्पीच पूरी हुई, उधम सिंह सर ने गन निकाली और उन्हें उड़ा दिया। और उसके बाद उधम सिंह ने कहा, आई हैव किल्ड हिम, ही डिजर्व्ड इट, दिस इज़ फॉर जलियांवाला बाग। अब मैं ना सबसे पहले आपको जनरल डायर जो थे उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर का वीडियो बताता हूँ, देखिए। General Dyer was a very honourable man and greatly liked by the Indian, who spoke 3 or 4 Indian languages, which very few people did. Your great uncle, Balwant, Yes. what was his experience? He's a young man. He described himself as a bit of a hellraiser. So he was a looter, was he a looter? He certainly allowed that kind of behaviour. I would object quite strongly to the view that they were rioters. एक तरीके से मैडम आप ये सब बोल रहे हो
ही वॉज लाइक्ड बाई इंडियन की भाषा बोलते थे। और आप उसके बाद बोल रहे हो ही वॉज अ लूटर, वो हेट करते थे इंडियन से, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें की। और आपने पहले बात को घुमाया, बट उसके बाद आपने भी बता दिया डेट आपके ब्रेन में आप भी क्या क्या गलत चीज़ें सोचती हो। अब ये वीडियो करण जौहर ने देखा, उनका रिएक्शन। I want to tell you that not just as an Indian, not just as a humanitarian, but just as anyone who has even an iota of empathy or an iota of humanity within yourself, it will anger you. I don't want to mince my words. I don't want to be diplomatic in my answer, and I certainly don't want to beat around the bush when I say how ridiculous was she to say that and how dare she. अब अक्षय कुमार का रिएक्शन। सकना कि एक दिन तुसी देख लेना ए फिल्म देख के या और भी बहुत सारी चीजें पता करके, एक दिन ब्रिटिश एम्पायर अपने आप ही द वर्ड सॉरी कहणगे, वो कहणगे, क्योंकि उन्होंने खुद एहसास होएगा कि होया की कितना की गया। आज भी ਉਹਦੀ ग्रेट ग्रैंड डॉटर ਇਹ सोचती है कि ਅਸੀਂ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ। बस ਉਹ शब्द ਦਾ जवाब ਇਹ फिल्म है, वो बिल्कुल वो शब्द का जवाब ए फिल्म हैगी है। एंड आई होप शी ऑल्सो वॉचेज दिस फिल्म एंड वन डे कम रियलाइज कि व्हाट हर ग्रेट ग्रैंडफादर हैड डन। बस मैं यहाँ पर अंत करने से पहले यही चीज़ बोलूँगा कि ऊपर वाला एटलीस्ट लोगों में इतनी समझ दे कि लोगों की जान लेने का हक सिर्फ उसे है। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल पर आपको सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी। तो जब भी आपके पास टाइम हो तो ये सब कहानी देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल and wish you all a very happy life.